नमस्कार साथियों, सीड टेक्नोलॉजी के अगले विषय पर हम लोग पुनः आज आपसे मिलने रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे सीड लेजिस्लेशन एंड इंडियन सीड इंडस्ट्री। अगर देखा जाए तो लेजिस्लेशन की आवश्यकता पड़ती क्यों है किसी भी व्यवस्था में। जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसको एक लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइज हो सके और उसकी मान्यता विद इन इंडिया तो रहे इंटरनेशनल लेवल पर भी उस आइटम की उस उत्पाद की मान्यता इंटरनेशनल लेवल पर हो। इसके लिए आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता होती है। जब भी स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता होती है तो एक लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है। तो जब इंडियन सीड इंडस्ट्री जब इंडियन फार्मिंग कर सकते हैं ना 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो एक इंडियन एग्रीकल्चर में एक क्रांति आई तो सीड की डिमांड बढ़ी। तो गवर्नमेंट ने इसको एक ये सोच आई गवर्नमेंट में कि कोई ना कोई एक पॉलिसी लेकर आते हैं। सबसे पहले 1963 में गवर्नमेंट ने एक नेशनल सीड कारपोरेशन का गठन किया। ये प्रश्न हो सकता है कि नेशनल सीड कारपोरेशन कब बना? 1963। 60 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, 63 में नेशनल सीड कारपोरेशन बना। ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया कि यह किसानों को ट्रेनिंग देगी, सीड का प्रोडक्शन कराएगी और सीड की मार्केटिंग करेगी, यानी पुनः सीड किसान तक पहुंचाएगी। बहुत जल्दी 1966 में गवर्नमेंट को लगा कि एक बृहद लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। तो 1966 सीड एक्ट, गवर्नमेंट ने 1966 में सीड एक्ट लाया। ये जो द सीड एक्ट 1966 था, इसका रूल आने में द सीड एक्ट 1966, तो इसका रूल आया कब? द सीड रूल 1968, यानी इस एक्ट के भीतर जो नियम कानून बने वो बने 1968। इंडिया का कह सकते हैं भारत का फर्स्ट लेजिस्लेशन था सीड के पैरामीटर पर, सीड के क्वालिटी पे, सीड के स्टैंडर्डाइजेशन पर। इसमें नोटिफिकेशन ऑफ वैरायटीज की बात रखी गई कि राज्य स्तर पर कोई वैरायटी अगर नोटिफाइड होती है, रिलीज होती है, तो स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी की बात रखी गई, जिसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कंसर्निंग स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को नोडल बनाया गया। सेंट्रल लेवल पर आईसीआर के नोडल के रूप में सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी बनाई गई, तो वैरायटी रिलीज की बात रखी गई। ये हुआ कि वैरायटी रिलीज होगी तो मल्टीप्लाई होगी, तो उसको सर्टिफाई कोई करेगा, तो सर्टिफिकेशन एजेंसी का कंसेप्ट सीड एक्ट में आया। लगभग ज्यादातर स्टेट की अपनी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जैसे उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उत्तर प्रदेश की सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है। और जब कोई चीज सर्टिफाई होगी तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड मिनिमम पैरामीटर निर्धारित होगा, तो उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड पैरामीटर निर्धारित किया गया। फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिकल प्योरिटी, जर्मिनेशन परसेंटेज, ये सारे पैरामीटर की बात की गई। बात आई कि जब पैरामीटर आप डिसाइड हुआ सीड एक्ट में, ये बात आई तो हुआ कि इसकी टेस्टिंग भी तो होनी चाहिए पैरामीटर का। तो सीड लेबोरेटरी की बात, फर्स्ट सीड लेबोरेटरी की बात रखी गई कि सीड लैब बनेंगे, और इंडिया का फर्स्ट जो सीड लैब है वो है CSTL, सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। कहां पर है CSTL? कहां पर है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यह सीड लैब बना जो NSRTC थी वाराणसी में, नेशनल RTC, नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी के इंस्टीट्यूट के भीतर ही CSTL का स्थापित हुई। अब आज की डेट में तो लगभग हर स्टेट की अपनी सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, प्राइवेट की अपनी सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है। तो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी का कंसेप्ट उसमें किसमें रखा गया? सीड एक्ट में। प्रोविजन ऑफ रखा गया कि इन सारे अगर पैरामीटर्स है तो कोई ना कोई सीड इंस्पेक्टर होगा, तो सीड इंस्पेक्टर का कंसेप्ट रखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने सीड इंस्पेक्टर नॉमिनेट कर सकती है और उसको पावर दिए गए। ऐसे सीड जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड से बिलो होंगे, ना तो किसी कंट्री से इंपोर्ट होंगे और ना किसी कंट्री को एक्सपोर्ट होंगे, ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी सीड एक्ट में रखा गया। सीड सर्टिफिकेशन के लिए जो फॉरेन की सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है उन्हें भी रिकॉग्नाइज की गई, ताकि आप फॉरेन की सीड एजेंसी को रिकॉग्नाइज, सर्टिफिकेशन एजेंसी को रिकॉग्नाइज करेंगे ताकि आप उस स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट कर सकें। और लास्ट में कहा गया कि जो इस नियम कानून के
उल्लंघन करती हुई पाया जाएगा उसे पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में होगा। तो दोस्तों सीड एक्ट कब आया और उसमें क्या बेसिक प्रोविजंस थे। सीड एक्ट बहुत बड़ा पार्ट वो है, डिटेल है, आप चाहें तो खुद देख ले सकते हैं, या कभी सीड एक्ट पर आप डिमांड करोगे तो पूरी सीड एक्ट पर ही एक वीडियो बनाएंगे। तो इसके मेन प्रोविजंस तो आपसे हमने बात की, लेकिन सीड एक्ट गवर्नमेंट समय के हिसाब से कुछ और आवश्यकताएं महसूस हुई। अब फिर आया सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। अब सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 में जो आया, इसका क्या उद्देश्य था। ऑलरेडी एक्ट ला चुकी थी, उसमें कुछ लगा कि कुछ और चीज ऐड करने की आवश्यकता थी। उसमें कंपल्सन किया गया कि जो सीड का व्यवसाय लोग करेंगे, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो या डोमेस्टिक मार्केट का सेलर है, उसे लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। तो आप जब दुकान पर जाते हो ना तो सीड लाइसेंस पूछते हो, सीड लाइसेंस लिया, तो सीड लाइसेंस का कंपल्सन किया गया और इसके लिए कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को नोडल बनाया गया। और जब सीड लाइसेंस कंपल्सन हुआ तो सीड लाइसेंसिंग अथॉरिटी की व्यवस्था इस सीड कंट्रोल ऑर्डर में की गई। इस सीड कंट्रोल ऑर्डर का कंप्लायंस हो, इसके लिए सीड इंस्पेक्टर की बात की गई और सीड इंस्पेक्टर को पावर दिया गया कि सीड इंस्पेक्टर किसी भी डीलर को जो सीड का बिजनेस करता हो, जो सेल करता हो, उसके सीड को चेक कर सकता है, उसके स्टोरेज, उसके परचेज को, उसके सेल को चेक कर सकता है, उसके स्टोर को चेक कर सकता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है। अगर कोई स्टोर कोई सीड आइटम ऐसा लगता है कि बेलो स्टैंडर्ड है तो उसे सीज कर सकता है। उसके डॉक्यूमेंट्स में उसे कुछ लगता है कि कुछ सही नहीं है तो उसके डॉक्यूमेंट को भी वो सीज कर सकता है। और वो अपने सुनिश्चित करने के लिए कि सीड स्टैंडर्ड का है कि नहीं, सीड का सैंपल विड्रॉ कर सकता है और सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेज सकता है। कुछ पावर उसी इंस्पेक्टर को दिए गए। अगर कहीं भी कोई भी डीलर की सीड एक्ट का उल्लंघन करते हुए पाया गया, सीड कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, तो उसके व्यवस्था रखी गई कि उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है या परमानेंटली कैंसिल की जा सकती है। और डीलर को भी ये दी गई अधिकार, वो अपील कर सकता है। तो सीड कंट्रोल ऑर्डर की जो 1983 में आई, उसके जो मुख्य बिंदु आपसे रखा, रीजन में अगर सीड इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो की, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो की, तो वो न्यू सीड पॉलिसी जो आई 1988 में न्यू सीड पॉलिसी है। ये कहा जाता है कि सीड इंडस्ट्री का बूम इंडिया में न्यू सीड पॉलिसी की देन है। इस सीड पॉलिसी में का मेजर इंफेसिस था क्या, जो न्यू सीड पॉलिसी थी उसके मेजर इंफेसिस क्या थे। एक तो इंपोर्ट ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल या क्वालिटी सीड को इंपोर्ट को इम्फेसाइज किया गया कि आप क्वालिटी मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट क्वालिटी इंपोर्ट के साथ एक रिस्क भी होता है, थ्रेट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। आप लोगों को शायद पता होगा कि इंडिया में जो करनाल बंट है, गेहूं की करनाल बंट बीमारी है, ये पहले नहीं थे, लेकिन इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के समय कल्याण सोना वैरायटी इंपोर्ट हुई व्हीट की, और ये कहा जाता है कि करनाल बंट उसी के साथ आया। तो ऐसी और कोई भी बीमारी जो और ना आ जाए, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये न्यू सीड पॉलिसी में इंफेसिस किया, किसके लिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट क्वारंटाइन फैसिलिटीज। प्लांट क्वारंटाइन फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं जहां पर कोई भी इंपोर्ट सीड आती है तो वहां पर उसका बेसिक कह सकते हैं साइंटिफिक इंस्पेक्शन होता है, कई बार उसकी सोइंग की जाती है और पोस्ट जर्मिनेशन उसका स्टडी किया जाता है कि इसके साथ कोई मटेरियल कोई पेस्ट डिजीज तो नहीं आया हुआ है। तो इसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट क्वारंटाइन फैसिलिटीज की बात की गई। दूसरी बात की गई कि जो क्वारंटाइन प्रोसीजर होंगे उसको स्ट्रिक्ट फॉलो किया जाएगा ताकि ये थ्रेट मिनिमम थ्रेट रहे, कल्याण सोना के साथ जो करनाल बंट आया फिर ना कोई और आ जाए, और साथ ही साथ इसमें इंडियन सीड इंडस्ट्री ग्रो हो।
इंडियन सीड इंडस्ट्री अपनी एक पहचान बनाए, इसके लेकर डोमेस्टिक सीड इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारी इंसेंटिव्स की बात कही गई, और शायद इसी नाते 1988 के बाद इंडिया में सीड इंडस्ट्री का एक बूम आया और बहुत राइज हुई सीड इंडस्ट्री। जब सीड इंडस्ट्री राइज हुई तब बात आते हैं तो लीगल फ्रेमवर्क के रूप में आपके पास 3 इंसिडेंट है। 1968 सीड एक्ट, 1966 सीड एक्ट, 1968 द सीड रूल, 1983 सीड कंट्रोल ऑर्डर और 1988 न्यू सीड पॉलिसी। अब बात करते हैं कि अगर बूम आया तो आज की डेट में इंडियन सीड इंडस्ट्री है कहां। एक चीज देख लीजिए, अगर वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन सीड इंडस्ट्री का फ्यूचर इंडिया में ब्राइट है। क्यों है? इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एरेबल लैंड रखता है आफ्टर यूएसए। यहां 170 मिलियन हेक्टेयर एरेबल लैंड है, यानी खेती योग्य भूमि है। तो जब खेती योग्य भूमि ज्यादा होगी तो सीड की डिमांड ज्यादा होगी। यहाँ वर्ल्ड का सेकेंड पॉपुलेशन है, इसका मतलब यहाँ चाइना के बाद सेकेंड नंबर का पॉपुलेशन अपने पास है, तो कंजप्शन भी ज्यादा है। इंडिया का एम्प्लॉयमेंट का लगभग 55% एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होता है। इंडिया का ग्रास वैल्यू एडेड जीवीए, जिसको आप कहते हो जीवीए, ग्रास वैल्यू एडेड का लगभग 17%, 17.1% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एरेबल लैंड, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये सारे हमारे लिए स्ट्रेंथ है। तो यह स्ट्रेंथ निस्संदेह की एग्रीकल्चर जो सीड इंडस्ट्री को दिया, सपोर्ट किया। इस समय इंडियन सीड इंडस्ट्री कहा जाता है कि 4.9 बिलियन यूएस डॉलर साइज का है इंडिया का सीड इंडस्ट्री। आप इसी से इमेजिन करिए 4.9 बिलियन यूएस डॉलर का इंडियन सीड इंडस्ट्री का रीच है। और ये जो सीड इंडस्ट्री, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 5 साल में, यानी ये एस्टिमेशन है बहुत सारे एक्सपर्ट्स का, कि 2022 टू 2027 लगभग 6.8% CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहेगी। मतलब लगभग 7% कंपाउंड ग्रोथ इस सीड इंडस्ट्री की रहने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट्स का अनुमान है। तो आप देख सकते हैं ना कि इंडियन सीड इंडस्ट्री कहाँ फ्यूचर है। इस सीड इंडस्ट्री में 2 पार्टनर हैं, एक पब्लिक है। अगर सीड इंडस्ट्री को देखें तो सीड इंडस्ट्री के 2 पार्टनर हो गए, एक पब्लिक सेक्टर, दूसरा हो गया प्राइवेट सेक्टर। पहले पब्लिक सेक्टर का पहले वर्चस्व ज्यादा था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा राइज नहीं हुई थी। फिलहाल जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि पब्लिक सेक्टर लगभग 35% सीड कंट्रीब्यूशन जो है पब्लिक सेक्टर करती है, और रिमेनिंग 65% प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों, ये एक मोटा मोटी इंडियन सीड इंडस्ट्री की स्टेटस है। अगर इंडियन सीड इंडस्ट्री को वर्ल्ड के सिनेरियो से देखें तो कहा जाता है कि वर्ल्ड की 5th नंबर की, वर्ल्ड की 5th पोजीशन की इंडियन सीड इंडस्ट्री है। मतलब विश्व में हम सीड इंडस्ट्री के मामले में 5वें स्थान में आते हैं। लेकिन एक चीज में है जिसमें हम पीछे हैं, वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड में सीड का जो वर्ल्ड का जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें हमारा शेयर बहुत पुअर है, वहां है लगभग 1%। ये कहीं ना कहीं कुछ विषय है जो पॉलिसी मेकर और प्राइवेट से लेकर पब्लिक सेक्टर जरूर इस पर चिंतन कर रहे होंगे। तो इंडियन सीड इंडस्ट्री का आपको हमने एक कर सकते हैं ना पिक्चर रखने का प्रयास किया। अब बात आती है कि कुछ और इससे जुड़ा हुआ विषय,
एक होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, इससे चूंकि जुड़ा हुआ था। एक होता है सीड रिप्लेसमेंट रेट। कई बार इसे क्वेश्चन खासकर लोअर सबऑर्डिनेट में पूछे जाते हैं। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या है या सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या है। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो मतलब एक सीड को आप अगर सोइंग करते हो या 1 kg सीड को आप सोइंग करते हो तो अल्टीमेट कितने सीड, हाउ मेनी सीड आप बनाते हो या कितने किलोग्राम सीड बनाते हो आप, इसी को कहते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या है। सीड रिप्लेसमेंट आप ये कह सकते हो कि अगर किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट की, किसी भी क्रॉप की टोटल क्रॉप्ड एरिया का कितना परसेंट, यानी टोटल क्रॉप्ड एरिया का, टोटल क्रॉप्ड एरिया, ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है, टोटल क्रॉप्ड एरिया का कितना हिस्सा, कितना परसेंट हिस्से में सर्टिफाई या क्वालिटी सीड का सोइंग हो रहा है। सीड रिप्लेसमेंट रेट मतलब किसको रिप्लेस करना है, हमारे ओल्ड सीड को, फार्म सेव्ड सीड को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, सर्टिफाइड सीड या क्वालिटी सीड से। तो आप ये कह सकते हैं ना कि टोटल क्रॉप्ड एरिया का कितना परसेंट एरिया क्वालिटी सीड के भीतर है, उसी को सीड रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। अभी इंडिया का जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है औसत वो है 15%। होना कितना चाहिए, लगभग 20 to 30%। इसका मतलब अभी स्कोप है, यहां भी अभी काफी ज्यादा स्कोप है कि अगर 15 से हमें 20% to 30% ले जाना है। एक चीज और जानिए, अगर किसी हाइब्रिड क्रॉप की बात करें तो हाइब्रिड क्रॉप में सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होगा, हमेशा ज्यादा होता है, उसमें 100% तक होता है। जिन क्रॉप में किसान केवल प्योर हाइब्रिड लगाते हैं वहां पर सीड, चूंकि हाइब्रिड में आप उस सीड को वापस बो नहीं सकते, तो हाइब्रिड बेस्ड क्रॉप में, हाइब्रिड बेस्ड वैरायटी के कल्टीवेशन में सीड रिप्लेसमेंट रेट लगभग 100% हो जाता है। तो बात हो गई, कुछ ये दो और शब्द थे उससे जुड़े हुए। फिर पुनः आते हैं वो सीड, हम बात कर रहे थे, हम थोड़ी सी टॉपिक को चेंज कर लिया था। जो सीड इंडियन सीड इंडस्ट्री थी उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात हमने की थी। तो पब्लिक सेक्टर में क्या क्या है, क्या केवल नेशनल सीड कारपोरेशन है। पब्लिक सेक्टर में जो है एक तो आईसीआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आईएआरआई, किसी, देखिए आईआरआई किसी एग्जामिनेशन में शायद राजस्थान लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया था कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यह है पूषा, न्यू दिल्ली। तो आईसीआर, आईआरआई, अदर जितने आईसीआर के इंस्टीट्यूशन है, मेनली जो आईसीआर इंस्टीट्यूशन है वो सोर्स किसका है, न्यूक्लियस या ब्रीडर सीड के, क्योंकि वहां साइंटिस्ट होते हैं, वो सीधे वैरायटी बनाते हैं। तो ब्रीडर सीड आईसीआर इंस्टीट्यूशन। दूसरा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, एसएयूज, ये भी मेनली सोर्स है न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड के। इसके बाद तीसरे नंबर पर आप बात करें तो आप नेशनल सीड कारपोरेशन की बात कर सकते हो। स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जो अब मर्ज होकर दोनों मर्ज हो गया 90 हमारे ख्याल से 2014 में दोनों मर्ज हुए। नहीं, पहले एक नेशनल सीड कारपोरेशन था और दूसरा था स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया। 2014 में दोनों मर्ज करके नेशनल सीड कारपोरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त पब्लिक सेक्टर में लगभग हर स्टेट में, कुछ ज्यादातर स्टेट जो बड़े स्टेट हैं, अपनी उनकी सीड कारपोरेशन भी है। जैसा आप उत्तराखंड कराने वाले हैं तो आपके जाने चौथे नंबर सीड कारपोरेशन, टीडीसी, तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन। उत्तर प्रदेश का अपने सीड कारपोरेशन है, बिहार का अपने सीड कारपोरेशन है, राजस्थान का अपने सीड कारपोरेशन है। ये सीड कारपोरेशन का काम है सीड बनाना, हाई क्वालिटी सीड बनाना और किसानों को उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्टेट में फार्मर्स कोऑपरेटिव्स हैं,
जिसका मैनेजमेंट फार्मर्स करते हैं, गवर्नमेंट उसमें किसी न किसी रूप में सपोर्ट करती है। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऑयल सीड की सीड बनाने की फार्मर्स कोऑपरेटिव्स हैं जो ऑयल सीड बनाती हैं, डिफरेंट ऑयल सीड के सीड बनाते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मुझे याद है लाहौल पोटैटो ग्रोअर एसोसिएशन है हिमाचल प्रदेश में, और उत्तराखंड में मुंशियारी पोटैटो ग्रोअर एसोसिएशन है जो पोटैटो के सर्टिफाइड सीड बनाकर 1000 ऑफ क्विंटल सीड बनाते हैं। तो इस तरह के पब्लिक सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात आई प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में ये कहा जाता है कि लगभग इस समय इंडिया में 200, तो प्राइवेट सेक्टर की बात हम कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर में लगभग 65% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का है। पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मैंने पहले कहा 35% है। और इसमें प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करें तो लगभग 200 जो है सीड कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट जो है हाइब्रिड सीड कंपनी जो आई थी वो आई थी महिको, 90 मई को, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी महिको 1964। इसके बाद हमें कहा गया ना कि हमने कहा न्यू सीड पॉलिसी 1988 आने के बाद इंडिया में एक रैपिड सीड इंडस्ट्री का ग्रोथ आया। लेकिन अभी भी प्राइवेट सीड कंपनी को देखेंगे तो मेनली किस पर इनका फोकस है, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम यानी हाइब्रिड सीड पर, ये वेजिटेबल पर, फ्लावर्स पर और अदर हाइब्रिड्स पर इनका मेजर फोकस मार्केट के उन हिस्से पर है जो हाइब्रिड बेस है। और इंडिया में अगर देखें प्राइवेट सीड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर्नाटका एपिक सेंटर कह सकते हैं सीड कंपनियों का। महाराष्ट्र, आंध्रा आल्सो इज लीडिंग स्टेट। ऐसा नहीं है कि अन्य स्टेट में प्राइवेट सीड कंपनी नहीं है, अन्य स्टेट में भी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर सीड कंपनियों ने अपनी एक व्यवस्था बनाई हुई है। अगर वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डुपॉन्ट है, मोन्सेंटो है, सिंजेंटा है, ये वर्ल्ड की लीडिंग सीड कंपनी है। इंडिया के अगर देखें इंडो अमेरिकन है, मैको है, नामधारी है, पहुजा है, सेंचुरी है, सनग्रो है, ऐसी सीड कंपनियां इंडिया में इसके साथ बहुत है। ये नहीं है कि मैंने जो ये नाम लिया सिर्फ यही है, बहुत सारी सीड कंपनियां हैं। कुछ सीड कंपनियों को आपको हमने कहा जो लीडिंग है, जिनके सीड्स आपको मार्केट में दिखते रहते हैं आप जब किसी भी सीड शॉप पर जाते हो। दोस्तों, मैंने संक्षिप्त में आपके सामने इंडियन सीड लेजिस्लेशन और इंडियन सीड इंडस्ट्री की एक पोजीशन का रखा। आशा है कि आपके काम जरूर उपयोगी होगा और आप इसको अपने स्टडी में जरूर इसको शामिल करें।